नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ईरान से जो खबरें आई उसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया है। महायुद्ध के पहले दिन ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सर्वोच्च नेता और उनकी पूरी टीम को हमले में मार डाला। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि खामनेई की मौत की खबरों के बावजूद युद्ध की आग बुझने के बजाय और भी ज्यादा विनाशकारी होती जा रही है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाई रहे हैं कि एक के बाद एक जवाबी हमला ईरान भी कर रहा है। तो इजराइल और अमेरिका का जो ये साझा सैनिक ऑपरेशन जिसको नाम दिया है उन्होंने, वो भी चल रहा है। एक तरफ सर्वोच्च नेता की मौत का मातम पसरा हुआ ईरान में, तो दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलें अभी भी इजराइल समेत खाड़ी के अलग अलग देशों पर आग बरसा रही है जहां अमेरिकी ठिकाने हैं। अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर खामनेई नहीं रहे तो इस महायुद्ध को ईरानी सेना की तरफ से आखिर कौन लीड कर रहा है? वो कौन सा अदृश्य चेहरा है जिसके एक इशारे पर ईरान, अमेरिका और इजराइल जैसी महाशक्तियों के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है? आखिर ईरान की वो गुप्त सैन्य शक्ति क्या है जिसके दम पर वो आधी दुनिया से एक साथ भिड़ने की हिम्मत दिखा रहा है? क्या ये ईरान की कोई सोची समझी हुई रणनीति है, प्लानिंग है, या पर्दे के पीछे कोई और है जो इस तबाही और विध्वंस की पूरी कहानी लिख रहा है? खामनेई की मौत के बाद आज भी विध्वंसक युद्ध जारी है। तबाही की तस्वीरें खाड़ी देशों से आई हैं जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये 4 तस्वीरें जहां ईरान ने अपने विनाशकारी मिसाइलें दागी हैं और एक बार फिर से इस्लामिक मुल्कों को अमेरिका से दोस्ती करने का परिणाम और अंजाम बताया है। तो एक और जहां अमेरिका खामनेई की मौत को जायज बता रहा है और ईरानियों के बेहतर भविष्य के लिए इस कार्यक्रम को सही बताने में जुटा हुआ है, अब वहीं की ईरानी जनता अमेरिका के खिलाफ सड़क पर उतर आई। लोग खामनेई की मौत के बाद भड़के हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जबकि अमेरिकी कार्रवाई और खामनेई की मौत की पुष्टि होने के साथ ही ईरान में मातम फैला हुआ। वॉर क्षेत्र में तब्दील होने के बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने सर्वोच्च नेता की शहादत को याद कर जुलूस निकाल रहे हैं। सड़कों से लेकर मस्जिदों तक लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है और यह शहर शहर हो रहा है। ईरान समर्थक रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, चीखते हुए, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, बदला लेने की बात कर रहे हैं। हर तरफ मातम नजर आ रहा है क्योंकि लगातार अटैक ईरान पर हुए हैं, बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। लेकिन इस वक्त ईरान में एक आक्रोश और गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। तो सवाल यह है कि क्या यह तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है और क्या अमेरिका और इजराइल ने मिलकर मिडिल ईस्ट में जो युद्ध छेड़ा है, जो जंग शुरू की हुई है, उससे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? ईरान को यूं ही नहीं मिसाइलों का देश कहा जाता है, और अगर आप सोच लीजिए कि ईरान जवाब दे रहा है और आधी दुनिया की ताकत से भिड़ने को तैयार है, तो उसके पास शक्ति होगी, रणनीति होगी। अब आपको बताता हूं कि आखिर ईरान के पास कितने और कौन कौन सी घातक मिसाइलें हैं, उसकी ताकत क्या है और मिसाइलों के रेंज क्या क्या है, और अमेरिका और इजराइल पर क्या ईरान डायरेक्ट अटैक कर भी सकता है या उसकी प्लानिंग में ईरान था, इसीलिए अमेरिका और इजराइल ने उससे पहले ही ईरान को दबाना शुरू कर दिया, ईरान पर अटैक किया। SRBM 300 से 1000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। फतेह मिसाइल 110 किलोमीटर, फतेह 110 जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। जुल्फिकार इसकी रेंज 700 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, आगे पीछे आप समझ लीजिए। और इसके बाद डेसवुल 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है। शाहब 1 285 से 300 किलोमीटर की रेंज इस मिसाइल की। शाहब 2 500 से 750 किलोमीटर की रेंज है इसकी। शाहब 3 1300 से 2000 किलोमीटर की रेंज है। MRBM की रेंज 1000 से 2500 के बीच की है। और सेजिल जिसकी रेंज है 2000 से 2500 किलोमीटर। खुर्मशाह शहर 2000 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल है। और खैबर शेकान इसकी रेंज 1450 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान के पास ताकत है, मिसाइल है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तैयारी में था, परमाणु
जो विवाद चल रहा था या जो बातचीत चल रही थी, उसके बीच में इस तरह का अगर अटैक होता है, युद्ध शुरू हो जाता है, जंग हो जाती है, तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज मान लिया जाए? और मिडिल ईस्ट को आप इसलिए भी कह सकते हैं तीसरे विश्व युद्ध का आगाज, जहां पर ये सब कुछ हो रहा है वहां से हो रहा है तीसरे विश्व युद्ध का आगाज, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है पूरी दुनिया के लिए। सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण टुकड़ा है ये जमीन का। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रक्षा विशेषज्ञ हैं मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और कमांडर वीके जेटली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन मीरा सिद्धार्थ दवे रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। देखिए, कल से जो बारूदी लड़ाई चल रही है उसकी तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि क्या सच में तीसरे विश्व युद्ध का शंखनाद हो गया है और उसका आगाज हो गया है? क्योंकि एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ लगभग आधी दुनिया नजर आ रही है। पीके सर, क्या हम यह मानकर चलें कि अमेरिका ने एक तरीके से मिडिल ईस्ट में अटैक करके तीसरे विश्व युद्ध को छेड़ दिया है? देखिए, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी जो खामिनी की डेथ हुई है और उनको रिमूव किया गया है, उनके कमांडर्स भी हटे हैं, लेकिन ये उस ईरान के एस्टैब्लिशमेंट को पहले से पता था कि हमारे ऊपर ये हमला होगा और उन्होंने अपने नंबर 2, नंबर 3 ऑलरेडी सक्सेशन प्लान तैयार किया हुआ था। तो डेथ, खामिनी की डेथ से वहाँ की आइडियोलॉजी की डेथ नहीं होती है। अगर आइडियोलॉजी की डेथ नहीं होती है तब तक ईरान उसी जगह खड़ा है जहां खामनी से पहले खड़ा था। अब हम बात करते हैं कि उनके पास कितनी शक्ति है, उसका कितना प्रयोग कर सकते हैं। जो उनके पास मिसाइल की शक्ति है, वो जो आकलन था उसके हिसाब से 3000 मिसाइल्स उनके पास हैं। और आपने बड़ा अच्छा क्लासिफिकेशन दिखाया, उनके पास क्रूज मिसाइल्स भी हैं, उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं और उनकी मैक्सिमम रेंज अराउंड 2000 टू 2005 किलोमीटर तक है। और उन्होंने ये पहले ही कह दिया था कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो जहां जहां मिडिल ईस्ट में अमेरिकन एसेट्स हैं उन पर हम हमला करेंगे, क्योंकि उनकी रेंज वहीं तक जाती है बाकी मिसाइल्स की। अब हम उनके पास जो ड्रोन्स हैं उसका भी बहुत बड़ा भंडार है, 80,000 के करीब ड्रोन्स का आंकलन है उनके पास है रिजर्व में। और उसमें से वो उनके पास कैपेसिटी है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी की, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं 1000 टू 2000 पर मंथ। अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि जब तक यूएस एंड इजराइल उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को ख़त्म नहीं करते हैं तब तक ये चलता रहेगा। और दूसरी बात यह है, एक मैसेजिंग हो रही है कि आपने खामनी को ज़रूर मार दिया लेकिन हम रुकेंगे नहीं और जवाब देते रहेंगे, जो आपके एसेट्स हैं, इंटरेस्ट हैं, उन पर हमला करते रहेंगे। आपने एक बहुत अच्छी बात पूछी कि ये क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर है उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि पूरे विश्व का 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। और पर्शियन गल्फ के सहारे जितने भी देश हैं, चाहे वो आपके कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, और चाहे और देश हो, उन सब पर अटैक करके एक तरीके से वहाँ की जो फ्लो था, जो ऑयल का फ्लो था, उसको चोक कर दिया गया है। और इसीलिए मिनाब पे जो अटैक हुआ था, जो बाद में स्कूल दिखाया गया था जहां बच्चों की मौत हुई थी, वो उन्होंने चूज किया था क्योंकि वहां पर आईआरजीसी का नेवल बेस है जो अंडरग्राउंड है। मुझे लगता है कि वो हताहत नहीं हुआ है। तो उनके पास कैपेसिटी है, लेकिन वहां पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस के भी खड़े हुए हैं और उनको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल फ्लो को बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरह की यह लड़ाई शुरू हुई है, यह लड़ाई अभी भले ही देखने में यह लग रही हो कि बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। अगर यह लड़ाई, अगर यह एक स्पेसिफिक ऑपरेशन होता जैसा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो अभी अमेरिका और इजराइल का काम हो गया था, क्योंकि खामनेई को उन्होंने खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था, उनके शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था, खामनेई के जो परिवार है उसको खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो लगभग अपने टारगेट पर इजराइल और अमेरिका 24 घंटे के भीतर ही
सब कुछ करके निकल सकता था यहां से, लेकिन वो नहीं निकला है क्योंकि ईरान लगातार हमले कर रहा है। उनके जो बेसिस हैं उस पर लगातार अटैक किया जा रहा है। 8 देश इस वक्त मिडिल ईस्ट के ऐसे हैं जहां पर ईरान के द्वारा अटैक किया जा रहा है। यह सबसे बड़ी अभी इस वक्त जो एक लोगों के जहन में सवाल है कि ये 8 देश अभी चुपचाप ये पूरा तमाशा देख रहे हैं। उनकी जमीन पर अमेरिकी बेस को ईरान टारगेट कर रहा है। कई देशों में तो हम देख रहे हैं कि जो इमारतें हैं, जहां पर होटल्स हैं या मॉल्स हैं या रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स हैं, उसको भी टारगेट ईरान कर रहे हैं। उसके बावजूद ये तमाम जो मुल्क हैं वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं ईरान को। जनरल के सिन्हा साहब, मेजर जनरल के सिन्हा साहब, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या ये देश जो 8 देश हैं वो बैठकर सिर्फ अभी तमाशा देखना चाहते हैं, उलझना नहीं चाहते हैं? देखिए, आपका सवाल है पर्शियन गल्फ के देशों के, और वो सारे के सारे जीसीसी के देश हैं और बहुत अहमियत रखते हैं आजकल के ऊर्जा जो एनर्जी की बातें करते हैं। तो ये आपने पूछा कि वो क्या तमाशा देख रहे हैं या वो रिटेलिएट नहीं करेंगे। देखिए, इन जगहों को जो टारगेट कर रहे हैं, हाँ, उसमें सिविलियन इलाकों को भी इंक्लूड किया है और उसका एक मेन कारण है, बहरीन में 5th फ्लीट है। आप वहां पर 5th फ्लीट है, अमेरिकन फ्लीट, और उसका काम है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद नहीं करने देना। उसकी ऑपरेशनल वो ड्यूटी है। जो उनका सेंट्रल कमांड है वो आपको अल उदैद बेस में है, वो आपको पता ही है कि उनका सेंट्रल कमांड है, पूरे ऑपरेशंस को देख रहा है। अभी जो ईरान है क्यों इस जगह पे कंसंट्रेट किया हुआ है, पीके साहब अभी बता रहे थे कि 3000 के आसपास में उनके हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, कुछ उनके क्रूज मिसाइल हैं, कुछ उनके शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं, कुछ आपने उसका आकलन दिया है, पूरा का दिखाया है, और कुछ उनके जो इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स हैं। मगर उनकी संख्या में जो शॉर्ट रेंज है वो संख्या ज्यादा है जी। इफेक्टिवली यदि उसको इन्होंने अभी क्या कर रहा है, उसका जो मेन रिटेलिएशन है ईरान का, वो है कि स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दे, जिससे कि दुनिया बिलबिला जाए और कहीं ना कहीं ये जो चीजें हो रही हैं रुक जाए और वो इंटैक्ट रहे, IRGC इंटैक्ट रहे। वो पहले अपने रिजीम को इंटैक्ट करना चाहते थे, रिजीम को यही कहिए कि खमेनी की रिजीम तो हो सकती है बदल, मगर वो इंटैक्ट है IRGC जी। तो वो चाहता है कि किसी तरह ये बच जाए। मगर मेरे ख्याल से यदि हम इसको देखेंगे, ये कल हुआ है, इसके पहले देखिए ये 7 अक्टूबर में किसने शुरू किया। 7 अक्टूबर को ईरान ने जब शुरू किया अपने प्रॉक्सी से, जो उसके 3H है, जो उसको ये कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसने लड़ाई तो उसने 7 अक्टूबर को शुरू की है ना, और उसका लड़ाई का जो मुद्दा है वही इतना ज्यादा भयानक है क्योंकि आप टेररिज्म के ऊपर में ये चाहते हैं कि पूरे के पूरे इस इलाके में अपनी वर्चस्व को बनाए रखें। केवल मिसाइल से ये कहना कि हम पूरी की जंग जीत लेंगे और हम एक सुपर पावर की तरह दिखाई देंगे, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ठीक है सर, एक बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी मुल्क से, हमारे पड़ोसी मुल्क से, कराची से कुछ तस्वीरें आई हैं सामने। खामनेई की मौत के बाद कराची में भारी बवाल है। अमेरिकी कॉन्सुलेट में घुसे प्रदर्शनकारी और बैरिकेड तोड़कर अमेरिकी कॉन्सुलेट में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। देखिए, एक तरफ अमेरिका और इजराइल है और दूसरी तरफ ईरान है। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि वो हर फटे में अपने पैर डालता है, जहां भी उसको दरार दिख जाए वहां कूद जाता है, फिर उसके बाद वहां से निकलने की वो कोशिश करता है, उसमें और फंस जाता है। वो ऐसे दलदल में पैर डाल देता है जहां से उसके लिए निकलना मुश्किल है। अभी कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप तारीफ कर रहे थे कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान जो कर रहा है ठीक कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, पीठ थपथपा रहे थे। अभी पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, जो देखिए तस्वीर देखिए, ये खामनेई की मौत के बाद वहां पर कैसे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कराची में भारी बवाल मच गया है। दुनिया के किसी कोने में कुछ होगा, बिरादर भाई के नाम पर यहां पर ये लोग बवाल शुरू कर देते हैं। बिरादर इनका कोई है नहीं, सच्चाई तो ये भी है, क्योंकि भिखमंगे का कोई बिरादर होता ही नहीं है। भिखमंगे का बिरादर भिखमंगा ही होता है। तो दुनिया का कोई अगर मुल्क इस वक्त भीख मांगने की कगार पर खड़ा होगा तो वही इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि बिरादर के नाम पर हम खड़े हो जाएंगे और दुनिया में बड़ी वाहवाही हो जाएगी, पीठ थपथपाई जाएगी। ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान लेकिन हर बार एक ही भूल करता है, और वो भूल फिर से पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आई उसमें हमको दिखाई दे रही है। फायरिंग में 8 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर यह भी है कि यहां कराची में इतना बवाल काट दिया लोगों ने कि यहां पर फायरिंग करनी पड़ गई। 8 लोगों की मौत हो गई है अमेरिकी कॉन्सुलेट में। अब सोचिए अमेरिका क्या करेगा। अमेरिकी कॉन्सुलेट में आप घुसने की कोशिश कर रहे हैं,
जिस अमेरिका से आप झोली फैलाकर डॉलर्स लेकर आते हैं, अपने यहां आप लोगों को दाल रोटी खिलाते हैं, उसके कॉन्सुलेट में घुसकर आप बवाल मचा रहे हैं और आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। वहां पर फायरिंग करनी पड़ गई है, 8 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर यह फायरिंग की है और फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई है, 30 लोग घायल हो गए। मतलब ये तो गजब हो रहा है पाकिस्तान के लिए कि देखिए उसी के देश में उसी के नागरिकों, अमेरिकी कॉन्सुलेट के जो जवान हैं वो मार दे रहे अपने ही घर में। पाकिस्तान के नागरिकों की रक्षा पाकिस्तान नहीं कर पा रहे। ये तस्वीरें देखिए। ये इनका क्या है कि आतंकी वाला ऐसी मानसिकता इनकी है, ऐसी मानसिकता है कि जहां देखो आतंक फैला देते हैं। भाई वहां अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान के साथ लड़ रहे हैं। अभी एक्सपर्ट हमारे बता रहे थे कि के सिन्हा साहब कि भाई इसकी शुरुआत कहां से हुई। सर आप भी बता रहे थे कि इसकी शुरुआत भाई ईरान ने की थी। तो उधर ईरान में गल्फ कंट्रीज और मिडिल ईस्ट का जो पूरा इलाका है वहां पर आग लगी हुई है, तो वहां आग लगाने वाले एक दूसरे लोग हैं। मतलब एक देश दूसरे देश में आग लगा रहे हैं, यहां ये लोग खुद ही आग लगा लेते हैं। पाकिस्तान की ये बहुत अच्छी खासियत है और खूबी है, ये खुद ही आग लगाने में माहिर हैं। ये खुद ही आग लगाते हैं, उसमें फिर जलते हैं। ये खुद ही गड्ढा खोदते हैं, उसमें कूद जाते हैं और ये खुद ही ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर लेते हैं अपने मुल्क के लिए जिससे निकलना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? मैं विजय ये कहना चाहता हूं कि इससे ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पर्टिकुलरली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जिसकी अभी तारीफ की थी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने कहा था माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर एंड माय फेवरेट फील्ड मार्शल। आप देखिए और जनता में कितना मतभेद है, दोनों एक अलग अलग तरीके से। आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने कई बार बताया कि ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी पीपल में बहुत बड़ा अंतर्भेद है और कई बार ये बात सामने आई है कि ये अपने आप पाकिस्तान इम्प्लोड करेगा। जो आपने कहा वही कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से होए, इनकी हालत बिल्कुल वही है। इन्होंने जो आतंक का वहां सीड पाला पोसा बड़ा किया और पुष्पित पल्लवित किया, वो अब इनको चोट कर रहा है। बिल्कुल डाइवर्जेंस है। वहां की पब्लिक जो चाहती है, वो चाहती थी मुस्लिम फ्रेटर्निटी, जो आप कहते हैं ना इस्लामिक ब्रदरहुड, उससे हट करके अब आप कर रहे हैं। इनके पास ये भी शक्ति नहीं है कि अब ये कह सकें, खुल के कह सकें कि हम क्या ईरान के साथ हैं या हम यूएस इजराइल के साथ हैं। इसमें एक बड़ी बात यह है सर कि पाकिस्तान में अमेरिकी कॉन्सुलेट की रक्षा नहीं हो पा रही, नहीं रक्षा नहीं हो पा रही है। ये संदेश जो है उससे भी बड़ी बात यह है कि आपके देश के नागरिक की मानसिकता भी आप जानते हैं, क्या हरकत कर सकते हैं वो भी आप जानते हैं। आग लगाने वाले ही हैं ये भी आप जानते हैं, उसके बावजूद अंदर घुस जा रहे हैं और रोक आप नहीं रहे हैं। फायरिंग आपकी तरफ से नहीं हुई है, कम से कम भाई इतना तो करते कि खुद ही अपने जवानों को कहते कि रोकने के लिए फायरिंग कर दो। कानून हाथ में ले रहे हो तो नहीं रुकोगे तो फायरिंग करनी पड़ेगी। अपनी इज्जत तो कम से कम बचा लेते पाकिस्तानी भाइयों, पाकिस्तानी सरकार। लेकिन आपको पता है कि आपकी इज्जत ही नहीं है तो फिर बचाएंगे क्या। संजीव श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ। सर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि ये उधर तो जंग हम दिखा ही रहे हैं, तीसरे विश्व युद्ध की क्या शुरुआत हो गई है, क्या ये जो जंग है ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप अख्तियार कर लेगा, उस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान क्या भस्मासुर है, अपनी आग में खुद जल जाएगा? देखिए पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बेहद दयनीय है। वो आंतरिक रूप से बेहद अस्थिर राष्ट्र है और वहां पर बहुत ही ज्यादा जो कट्टरवादी जो एलिमेंट्स हैं वो अपने लगातार दबदबे को भी बनाने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान का जो जनरल जियाउल हक के समय से जो रेडिकलाइजेशन, इस्लामाइजेशन जिस तरीके का वहाँ हुआ, स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से वहाँ पर पूरे कट्टरवादी तत्वों को सपोर्ट किया जाता है, आतंकियों को सपोर्ट किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, स्पॉन्सर किया जाता है। तो ऐसे राष्ट्र में इस तरीके की जो तस्वीरें दिखना बहुत आश्चर्यजनक हमें नहीं डालता। और पाकिस्तान अपने इसी तरीके के बिहेवियर के लिए जाना जाता है, डिस्टेबलाइजिंग बिहेवियर के लिए जाना जाता है। मुझे याद है कि मैं यहाँ पर जो अवश्य चर्चा करना चाहूँगा कि जो 1979 में
जो यूएस के एम्बेसी की जो सीज हुई थी, और उसी समय इस्लामिक जो रिवॉल्यूशन के नाम पर जो आज की जो इस्लामिक रिजीम है उसने अमेरिका की एम्बेसी पर कब्जा कर लिया था, और जिसका कि जिक्र कल अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में भी किया है। 444 दिन तक चला था यूएस एम्बेसी की जो सीज, ये उसी तरीके का कुछ दोहराने की लगता है। एक बार मैं रोक रहा हूं सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, दोहा में ईरान का एक और बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने एक इमारत को निशाना बनाया है और यह बात ईरान के खिलाफ जा सकती है। पूरे इलाके में आग लग गई है, काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि देखिए कैसे ये अटैक किया गया है ईरान की तरफ से, और चारों तरफ काला धुआं, आसमान में धुएं का गुबार, दहशत, सड़क पर भागम भाग, चीख पुकार की आवाज सुनाई दे रही है। ये दोहा की तस्वीर है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ नवभारत पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं। ईरान ने दोहा पर जो हमला किया है, एक और इमारत को निशाना बना है, ये सब जो है ईरान के खिलाफ जा सकता है। जब तक ईरान ये कह रहा है या कर रहा है कि हम अमेरिका के जितने बेस हैं या इजराइल को समर्थन देने वाले जितने ज़मीन के टुकड़े मुल्क के यानी कि ईरान के आसपास के मुल्कों में हैं, उनको हम टारगेट करेंगे, तब तक ठीक है। लेकिन जब आप बुर्ज खलीफा पर हमला कर देंगे, जब आप रिहायशी इमारत पर हमला कर देंगे, जब आप स्कूल पर हमला कर देंगे, जब आप एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर हमला कर देंगे, जब आप होटल्स पर हमला कर देंगे, तो ये सब आपके खिलाफ जाएगा। और इसीलिए आज हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि अभी जो हमको 3 मुल्कों की लड़ाई दिखाई दे रही है, क्या आने वाले कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में 8 मुल्क इसमें और शामिल हो सकते हैं? क्या आने वाले कुछ ही दिनों में यह लड़ाई इतनी बड़ी हो सकती है कि इसको रोक पाना दुनिया की किसी भी ताकत, वो ताकत अमेरिका जो इस वक्त सोच रहा है कि वो ईरान को या फिर दुनिया के सभी देशों पर अपनी हुकूमत, अपनी बादशाहत चला लेगा, वो अमेरिका भी इस युद्ध को नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आपने देखा कि रूस एक बार जैसे यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा, उसके बाद वहां से वापस लौटना उसके लिए मुश्किल हो गया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज के दौर में जिस तरह के हालात हैं, और ग्लोबल अगर आप देखें, वैश्विक स्तर पर अगर आप देखें, तो ऐसे बड़े बड़े युद्ध लड़ने का वक्त रह ही नहीं गया है। लेकिन अमेरिका और ईरान का जो जवाब है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि यह लंबा खिंच सकता है। अनुज माथुर सर, क्या आने वाले कुछ दिनों में या कुछ ही घंटों में, क्योंकि हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि इमारतों पर हमला किया जा रहा है, होटल्स पर हमला किया जा रहा है, जो पर्यटन स्थल हैं उस पर हमला किया जा रहा है, कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में 8 देश मिडिल ईस्ट के और भी इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे? विद्या, देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो जिन 8 देशों पर हमला हो रहा है, देखिए, ये एक अलग हो सकता है कि उन्होंने कुछ रिहायशी इलाकों पर भी हमला कर दिया। ये 8 के 8 देशों पर अमेरिका के बेसिस पर हमला हो रहा है। और मेरा ये अभी भी मानना है कि अमेरिका और इस चीज के लिए पूरी तरह सक्षम है कि वो अपने बेसिस को और शायद किसी हद तक उन देशों को जहां पर वो उनके बेसिस हैं उनको पूरी सुरक्षा दे सकता है। तो ये बात मेरा मानना है कि अभी इमीडिएट जो टाइम जो नजर आ रहा है विद्या हमको, उस टाइम फ्रेम में मुझे इन 3 देशों के अलावा और ठीक है सर, एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। एक सेकंड, अल जजीरा के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। माफी चाहता हूं सर, रोक रहा हूं आपको। ईरान ने यूएई पर 137 नई मिसाइलें दाग दी हैं। 137 नई मिसाइलें ईरान ने यूएई पर दाग दी है। 209 ड्रोन से यूएई पर यह अटैक किया गया है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। 209 ड्रोन, साथ ही साथ 137 मिसाइलें यूएई पर ईरान की तरफ से दागी गई हैं। और आप देखिए उसकी तस्वीर, कैसे ये पूरा इलाका यूएई का दहला हुआ है और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। कमांडर वीके जेटली सर हमारे साथ है। सर, 137 मिसाइलें और साथ ही साथ ड्रोन्स, इतना बड़ा अटैक यूएई पर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिविलियन एरियाज को भी अटैक कर रहा है ईरान, और इसका जो इनको भुगतना पड़ेगा इसका अंजाम, क्योंकि इजराइल और यूएस ये छोड़ेंगे नहीं ईरान को, इसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके ही छोड़ेंगे। और ये जो बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले आप कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये विश्व युद्ध में परिवर्तित होगा, क्योंकि बहुत जगहों पे प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ उलझा हुआ है, यूक्रेन उलझा हुआ है, रशिया के साथ अलग अलग देश लगे हुए हैं। तो ये 2-2 देशों के ही युद्ध चलते रहेंगे।
पूरी दुनिया ऐसा नहीं है कि दो भागों में सर बढ़ आप चुकी ये हो। कह रहे हैं कि विश्व भर में युद्ध चलता रहेगा, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध हो जाए वो अभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध होना है तो उसके लिए खेमे आपको दिखाई देने चाहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में ईरानी दूतावास में शोक का ऐलान कर दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति ध्वज को आधा झुका दिया गया है। ईरान में 40 दिन के शोक का ऐलान कर दिया गया है और उसके बाद ईरान के राष्ट्रीय ध्वज को यहां पर जो ईरानी दूतावास दिल्ली में मौजूद है उसमें ध्वज को झुकाया गया है, शोक का ऐलान किया गया है, क्योंकि ईरान में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान है और प्रमुख जो नेता उनके थे उनकी हत्या हो चुकी है, टॉप लीडर्स की हत्या हो चुकी है। इसलिए अब यहां पर दिल्ली में भी ईरान के दूतावास पर आप देख रहे हैं कि झंडा झुका दिया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी जहाजों पर ईरान ने पाबंदी लगा दी है। अमेरिकी जहाजों पर ईरान ने पाबंदी का ऐलान कर दिया है। यूएस जहाजों के लिए फारस की खाड़ी का रास्ता बंद कर दिया गया है। ये अब जो आगे होने वाला है वो नतीजा कुछ और होगा और उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो आप देखेंगे कि खाड़ी देश के साथ साथ दुनिया के कई मुल्कों को अपनी जद में ले सकता है। कैप्टन मीरा सिद्धार्थ दवे हमारे साथ हैं। मैम, क्या ये जिसकी आशंका पिछले 24 घंटे से जाहिर की जा रही थी कि अगर रास्ता रोकने की कोशिश हुई तो ये एक नया रूप अख्तियार कर लेगा ये युद्ध, वो अब दिखाई दे रहा है क्या? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, सबसे पहले पैनल में मेरे सभी सीनियर्स को जय हिंद एंड विद्यानाथ जी आपको, टाइम्स ऑफ नव भारत के सभी दर्शकों को जय हिंद। बिल्कुल सही कहा आपने ये। अगर हम कल का और आज का ये 2 दिन का थोड़ा विश्लेषण अगर देखें, 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा, तो इसमें मुख्यतः हमें इम्पोर्टेंट 3 चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले तो ये कि अब तक जो है वो इजराइल हमने देखा पिछले कुछ टाइम में कि वो मिडनाइट में अटैक करता था। इस बार उसने दिन में अटैक किया है और उसका सबसे मेन कारण ये है कि इजराइल इस बार किसी इंस्टॉलेशंस को अटैक नहीं कर रहा था, बट वो एक मीटिंग को अटैक कर रहा था। वो मीटिंग जहां पे प्रेसिडेंट, उनका सुप्रीम लीडर और उनका डिफेंस मिनिस्टर एक साथ एक ही जगह पे मीटिंग कर रहे हैं, वो मीटिंग को वो अटैक कर रहा था। इसलिए वो समय इंपॉर्टेंट था और वो हम सबने देखा कि किस हिसाब से इतनी महीनों की सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस जो है वो इजराइल की, जैसे पिछली बार उन पेजर्स में लेबनान में वो आज तक उसको भुगत रहे हैं। अब से ये होगा कि कोई भी आईआरजीसी का अगर कमांडर मीटिंग के लिए जाता है तो उसको ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो मीटिंग के लिए जा रहा है या अपना डेथ वारंट साइन कर रहा है, क्योंकि इजराइल को शायद ये मीटिंग के बारे में भी पता हो। नंबर माफी के साथ रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के खिलाफ ईरानी सेना ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकन MQ-9 ड्रोन को मार गिराया गया है, ये ईरान ने कहा है। ईरान एक तरफ अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ दावा ये कर रहा है कि उस पर जो अटैक हो रहे हैं उसको वो नाकाम कर रहा है। ड्रोन को मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। अमेरिकन MQ-9 ड्रोन को मार गिराया गया है, ये ईरान कह रहा है। सर आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, MQ-9 ड्रोन को मार गिराया, लेकिन जहां तक एयर डिफेंस सिस्टम का सवाल है ईरान की, वो बहुत कमज़ोर है। लेकिन S-300 उनके पास हैं, तो इक्के दुक्के आप ड्रोन्स गिरा सकते हैं। लेकिन ये कहना कि ये ड्रोन्स एयर डोमिनेंस जो ईरानी एयर स्पेस के ऊपर है US और इजराइल की, उसको ख़त्म कर सकेंगे, बिल्कुल नहीं। एयर डोमिनेंस कंटिन्यू करेगी क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है और इक्के दुक्के इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। ड्रोन है तो इसमें कोई लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ नहीं हुआ है, कॉम्बैट ड्रोन है। लेकिन जहां तक सवाल है जो टारगेटिंग इंटेलिजेंस है, जिसकी बात अभी हमारी वो कैप्टन मीरा कर रही थी, वो टारगेटिंग इंटेलिजेंस US एंड इजराइल के पास बहुत अच्छे से अवेलेबल है, सटीक अवेलेबल है। और आज के ज़माने में अगर आज के वॉरफेयर एक और बड़ी खबर आ रही है सर, ओमान पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। ओमान पर अब ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। एक तरफ ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया है, दूसरी तरफ ओमान पर अटैक हुआ है। दुख पोर्ट पर 2 ड्रोन से ईरान ने यह हमला किया है और इस हमले में कितना नुकसान हुआ है उसकी जानकारी तुरंत आपसे साझा करूंगा, लेकिन साथ साथ बताता चलूं आपको कि बिना रुके आपको हम ये नॉन स्टॉप कवरेज दिखा रहे हैं। युद्ध से जुड़ी हुई एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक तस्वीर सबसे पहले नव भारत पर आप देख पाएंगे और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मीरा मैम,
ये एक तरफ ड्रोन को गिराने का दावा करना और दूसरी तरफ अब ओमान पर ड्रोन से अटैक करना। ईरान चुप नहीं बैठने वाला है, ऐलान कर चुका है, लेकिन ईरान के चुप नहीं बैठने से यह युद्ध और लंबा खींचेगा और आगे बढ़ेगा। सवाल यह है कि क्या ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए? विद्यानाथ जी, जैसे अभी एयर वाइस मास्टर सर ने भी कहा, मैं अभी सेकंड पॉइंट उसी पे आ रही थी। जो पहला मैंने इंटेलिजेंस का बताया, दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम का बताया, और जैसा सर ने कहा कि बहुत वीक है, एंड आई एम श्योर सर वुड एग्री कि HQ-9 चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने भली भांति दिखा दिया कि वो सिस्टम कितना वीक है। और अब सेकेंड जो है वो ईरान में हम देख रहे हैं, इस वजह से ये परिस्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और नंबर 3 जो आप इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि किस हिसाब से अब ईरान जो है वो रिटेलिएट कर रहा है, इसका महत्वपूर्ण कारण जो है वो ये है कि अनलाइक वेनेजुएला, ऐसा नहीं है कि मदुरो को यहां से उठा लिया गया एंड देयर इज चेंज इन दी गवर्नमेंट एंड देयर इज अ शिफ्ट। ईरान जो है वो ऑलमोस्ट 4 फोल्ड अपने सक्सेशन के द्वारा ऑलरेडी काम करता है। ईरान बहुत अलग है जब वो वर्किंग के मोड में आता है यहाँ पे जी। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर इनका अभी का जो सुप्रीम लीडर है खमेनी, अगर उसको एलिमिनेट कर दिया गया तो ऑलरेडी नेक्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो उनके सक्सेशन है वो ऑलरेडी प्लान्ड है। नंबर 1। नंबर 2, उनके जो इवन ऑर्डर सिस्टम है, ऐसा नहीं है तेहरान को वहां के जो कमांडर्स है उनको वेट करना पड़े, वो भी एक ऑटोनोमस मोड में चलते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती, क्योंकि ईरान बहुत पहले से रेडी था कि ये होने वाला है, तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है जिसमें उनके सुप्रीम कमांडर एलिमिनेट होते हैं तो जो कमांडर्स है उनको वेट नहीं करना पड़ रहा है तेहरान से ऑर्डर्स के लिए। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि इमीडिएटली कल सुबह एक्चुअली उनके जो सुप्रीम लीडर है उनको एलिमिनेट कर दिया गया था, और उसके बाद हम कंटिन्यूस देख रहे हैं कि कैसे ईरान जो है जहां पे यूएस के बेसेस है वहां पे वो अटैक कर रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। लेकिन तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें देखा जाना चाहिए वो क्या है आगे के लिए कि IRGC को वीक या डिसॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक IRGC डिसॉल्व नहीं हो जाता एंड ईरान का बाल्कनाइजेशन, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ईरान अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, ह्यूज है। तो अगर आगे यूएस और इजराइल को इस पे एक कंफर्म्ड वर्किंग चाहिए, ऐसा नहीं है केवल कि केवल रिजीम चेंज है, इट हैज टू हैव अ फ्रूटफुल सॉल्यूशन टू इट। अगर जो इजराइल और अमेरिकन लीडरशिप सोच रही है तो दिस कैन बी अ इम्पोर्टेंट वे फॉरवर्ड फॉर यूएस एंड इजरायली लीडरशिप एंड इंटेलिजेंस, क्योंकि इंटेलिजेंस पे तो जैसे पहले भी मैंने बताया यूएस और इजराइल इतना स्ट्रांग है कि आगे जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उसमें उनको काफी कुछ इसमें अवेलेबल होगा। लेकिन जब तक मैं लौट कर आता हूं आपके पास, एक और बड़ी खबर आ गई है। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, ईरान ने जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराया है। ईरान में लोगों ने लाल झंडा फहराया है जामकरन मस्जिद पर। कुछ मिनट पहले ही गुंबद पर लाल झंडा फहराया गया है और झंडा खून के बदले खून का प्रतीक बताया जा रहा है। तो खून के बदले खून के तौर पर इस झंडे को इस मस्जिद पर फहराया गया। इसके 2 मतलब हैं। एक तो इस झंडे को फहराने का मतलब ये भी है, जो मुझे समझ में आ रहा है, बाकी हमारे एक्सपर्ट से मैं जानूंगा, कि भाई वहाँ के लोग मस्जिद पर झंडा फहरा रहे हैं, इसका मतलब वो जो एक विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, जो जिस हुकूमत से ये देश चल रहा था वो अभी जिंदा है, उसकी खामनेई के साथ मौत नहीं हुई है। दूसरी बात यह कि प्रतिशोध है, बदला है, बदले की भावना में ये झंडा फहराया जा रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। संजीव सर, इसको कैसे देखते हैं आप, ये झंडा, ये मस्जिद और लोगों का सड़कों पर उतरना? देखिए विद्या जी, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ईरान की जो रिमेनिंग जो लीडरशिप है, जो जिस तरीके की पॉस्चरिंग वो कर रही है, जिस तरीके के वो हमले अब वो मिडिल ईस्ट के राष्ट्रों को टारगेट करते हुए, सिविलियन इलाकों को, एयरपोर्ट्स को, होटल्स को टारगेट करते हुए कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को टारगेट कर रहे हैं, इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये जो ईरान की इस्लामिक रिजीम है, जो कि पहले ही बहुत बड़े जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन से घिरी हुई थी और अपनी जो अनेक नीतियों की वजह से, चाहे वो उसका आतंकवाद को सपोर्ट करने की नीति रही हो या जो इजराइल के प्रति जो नफरत और घृणा का जो भाव इस्लामिक रिजीम के अंदर रहता है,
होलोकॉस्ट को वो डिनाई करते हैं, पूरे इजराइल स्टेट को डिनाई करते हैं और जायनिस्ट रिजीम कह के पुकारते हैं और उसे पूरे विश्व के मैप से मिटा देने की बात करते हैं। सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, ओमान पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। ओमान पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। दुख पोर्ट पर 2 ड्रोन से ईरान ने हमला किया। हमले में पोर्ट का एक कर्मचारी घायल भी हुआ है। ये इस वक्त जो इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर है वो ये है कि जो अभी से कुछ ही सेकंड पहले, मिनट पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि दुख पोर्ट पर ड्रोन से अटैक ईरान ने किया है, वहां एक कर्मचारी घायल हुआ है। और ये इस पर जो अपडेट आता रहेगा वो मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन एक बार तस्वीर भी देख लीजिए। ये तस्वीर बगदाद की है, जहां पर खो हंगामा और प्रदर्शन की तस्वीर नजर आ रही है। ये बगदाद की तस्वीर है और ऊपर आप देखिए आसमान में आपको ड्रोन नजर आएगा। ये मिसाइल है, ड्रोन है सर, ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, एक फाइटर जेट है जिसको मार गिराया गया है। ये दुबई में देखिए क्या हालत कर दिया है वहां पर। आप सोचिए कि इस वक्त ईरान ऐसा लग रहा है कि अंधाधुंध इस युद्ध को लड़ने जा रहा है, और अंधाधुंध जब आप चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं तो गिरने की संभावना ज्यादा होती है। और ईरान क्या अंधाधुंध भाग रहा है? ईरान ने क्या जो आतंकी सोच, कट्टर सोच के साथ आगे बढ़ने का पूरा प्लान तैयार किया था, वो प्लान इन धमाकों के साथ खत्म हो रहा है, जमींदोज हो रहा है? या फिर अभी ईरान में इतनी ताकत है कि जिनसे उसने लड़ाई मोल ली है उससे वो लड़ सकता है? और अमेरिका इससे पहले कई देशों में, खाड़ी देशों में ही अमेरिका ने लड़ाई लंबी लड़ी है, कामयाब नहीं हुआ है लंबी लड़ाई के बावजूद श्रीवास्तव सर, और हमने देखा है कि अमेरिका को वापस जाना पड़ा है। देखिए विद्या जी, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात है ये जो आप देख रहे हैं, ये वॉर फाइटिंग का एक आप जो कहेंगे कोई सक्षम तरीके से नहीं हो रहा है, किसी तकनीक के ज़रिए नहीं हो रहा है। ये एक तरह की विनाश लीला है, जैसा कि उन्होंने अपना झंडा उठाया और कहा खून का बदला खून। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा खून बहाने की कोशिश कर रहे हैं, विनाश लीला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि इससे कोई ये युद्ध जीत जाएंगे, उसकी तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। ईरान इस वक्त जैसे दिया बुझने से पहले बहुत तेज चमकता है, उसको समझता है कि उनके पास सीमित भंडार है मिसाइल्स का, असीमित भंडार नहीं है। और सिर्फ मिसाइल्स के जरिए और ड्रोन्स के जरिए आप कोई युद्ध जीत नहीं सकते, उसके लिए और भी व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। तो ये जो अभी हो रहा है, ये सिर्फ एक घायल जो शेर होता है या कुछ कहिए, ये उसकी प्रतिक्रिया है। इसके अंदर आपको कोई पैटर्न नहीं। एक लाइन मुझे याद आ रही है सर, हाँ। कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ईरान का विवेक पहले मरा, आतंकी संगठनों का साथ पहले ईरान ने दिया, और जब उसको रोकने की कोशिश हुई कि भाई आप जो बना रहे हैं इसका इस्तेमाल आपके अलावा आतंकी संगठन और ऐसे कट्टर संगठन कर सकते हैं जिससे दुनिया में विनाश फैल सकती है, तो ये आप देखिए। एक बात और है, ओमान पर जो अटैक हुआ है, ओमान इनका एक तरीके से सिंपैथाइजर था। जब ये अटैक शुरू हुए, ओमान ने अपील की थी यूएस से कि इसको रोकिए, वहां मीडिएशन हो रहा था। तो ये अपने आप में एक झुंझलाहट में किया हुआ हमला है। ठीक बात है सर। एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के तेल अवीव में मिसाइल अटैक किया गया है। इजराइल के तेल अवीव में मिसाइल अटैक हुआ है। ईरान ने कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है और युद्ध के नियम के खिलाफ ये माना जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जेटली सर कि निशाना आप लगाएं कराची पर और निशाना लग जाए क्या नाम है बगदाद पर, तो क्या इनका निशाना इतना खराब है, या इनको जैसा कि ये संदेश दे रहे हैं कि खून के बदले खून, यानी कि जान के बदले जान, तो ये खून के बदले खून, चाहे वो खून किसी भी देश का, किसी भी नागरिक का, किसी का भी बहे, इनको खून देखना है। देखिए ये लोग बुखला चुके हैं, IRGC बुखला गया है। पिछले 24 घंटे में अगर आप देखें तो इजराइल यूएस को बड़ी जबरदस्त सफलता मिली है। एक के बाद एक इनके कितने धराशायी कर दिए गए। टॉप लीडरशिप 30 से 40 के आसपास, 40 के आसपास लोग उनको मार दिया गया है। खोमेनी मार दिया गया है, रक्षा मंत्री मार दिया गया है, RGC का हेड मार दिया गया है। तो चुन चुन करके इनके लोग मारे गए हैं। तो ऑब्वियसली बुखलाहट होना जरूरी है। तो इस समय अंधाधुंध ये फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं RGC में भी इस समय एक गुट ऐसा है, वो और तबाही नहीं देखना चाहता। वो इवन सरेंडर करने के बारे में भी विचार कर रहा है कि क्या हम सरेंडर करके इस वक्त इसमें से बाहर आ सकते हैं। हमारे यहाँ संभल से आ रही है। संभल बहुत अच्छे से आप लोग जानते भी होंगे, संभल उत्तर प्रदेश में है, और वहां से खबर यह है कि वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है, लोगों ने बाजार बंद करवा दिया है। शिया बहुल इलाकों में गम और गुस्से का माहौल है।
एक बात तो यह है कि दुनिया भर में कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश जो इसमें नहीं उलझा हुआ है वो नहीं चाह रहा होगा कि युद्ध हो। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इसकी शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने की है उसका समर्थक भी कोई नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि खामनेई की हत्या की गई है, इसको कोई अच्छा नहीं कह रहा होगा। लेकिन एक बात आप देखिए कि चाहे फिलिस्तीन में कुछ हो, चाहे ईरान में कुछ हो, गाजा में कुछ हो, हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिनका इमोशन इन लोगों के साथ अटैच होता है। इन लोगों का इमोशन इसलिए अटैच नहीं होता है कि यहाँ कश्मीर में कुछ लोगों को उनका धर्म पूछकर मार दिया जाता है। इन लोगों का अटैचमेंट इसलिए अटैच हो जाता है क्योंकि ब्रदरहुड, जैसा कि पाकिस्तान का ब्रदरहुड वाला कॉन्सेप्ट है, अपने देश में कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो इस तरह की चीजें ऑर्गेनाइज करा लेते हैं। और आप तो कह रहे थे, कुछ देर पहले आप लोगों से बात हो रही थी, आप लोग कह रहे थे कि जो ईरान में चल रहा है वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होगा। और ये देखिए यहाँ पर भी बैनर पोस्टर बन गया है। इसको क्या कहेंगे पीके श्रीवास्तव सर? देखिए, इसको आप ये कहेंगे, हमारा तो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर आदमी को अपने भावना प्रदर्शन करने की छूट है। तो अगर इसको आप भारत के नज़रिए से देखिए तो इसकी छूट है। आप जो कहना चाहते हैं, आप उससे दुखी हैं या गमज़दा हैं, आप उसका प्रदर्शन कर सकते हैं जी। ये प्रदर्शन हो सकता है जब तक कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो। तो इसमें भारत की शक्ति दिखती है, अशक्ति नहीं दिखती। ये नहीं दिखता है कि भारत कमज़ोर है। लेकिन ये सवाल ज़रूर है कि खामनेई की जब हत्या हुई तो पता था जो शिया कम्युनिटी है, जो उनमें विश्वास रखती है, अपना सुप्रीम लीडर मानती है, वो ज़रूर विश्व में जहाँ भी होंगे वहाँ ये चीज़ें होंगी। लेकिन पाकिस्तान से अलग है। पाकिस्तान में लोगों ने अमेरिकन एम्बेसी में जाके अटैक किया, वहाँ की पुलिस में 8 लोग मारे गए, पता नहीं 20-25 लोग घायल हुए। इसका मतलब यह है कि उसको रोकने के लिए वहाँ वायलेंस हुई, और वायलेंस को रोकने के लिए आप पुलिस बता को दे रहे हैं, और ये पाकिस्तान का कोई स्लीपर सेल यहाँ पर होगा, वो तुरंत इस तरह की एक्टिविटी में लग जाएगा। उसको लगेगा कि पाकिस्तान के बारे में दिखा रहे हैं और पीके श्रीवास्तव सर उसकी बुराई कर रहे हैं और यहाँ पे लोकतंत्र बता रहे हैं, यहाँ पर भी हम कोई एक एजेंडा चला लेते हैं। ये सब एजेंडाधारी इतने बड़े हैं कि ये एक बार इनको कुछ समझ में आ जाए उसका एजेंडा चलाने लगते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं इसमें इमोशन है, एजेंडा है, क्या है, अब ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो कानून को तो कोई हाथ में ले नहीं पाएगा वहाँ पर, ये तो सबको पता है। लेकिन देखिए, देखते ही देखते कैसे ईरान में जो टॉप लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया गया है। स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये टॉप लीडरशिप है। खामनेई, वहां के चीफ ऑफ स्टाफ जो थे, वहां पर सेना प्रमुख जिनको आप कह सकते हैं, या वहां के रक्षा मंत्री, सभी लोग एक एक करके कमांडर इन चीफ और सबसे भरोसेमंद सलाहकार ईरान के आर्मी चीफ, सबको खत्म कर दिया। और आप समझिए, इजराइल को ऐसे ही नहीं कहा जाता कि इतना छोटा सा देश, इतनी कम आबादी वाला देश, और ये अगर ठान लेता है कुछ तो वो करके दिखाता है। तकनीक के मामले में आप इजराइल से कंपटीशन करने के लिए उतरेंगे तो आप पिछड़ सकते हैं। आप अगर सैन्य शक्ति के मामले में उतरेंगे, रणनीति के मामले में उतरेंगे, दुनिया के तमाम बड़े देशों के मुकाबले ये एक बहुत छोटा देश है, लेकिन इस देश ने हर वक्त अपनी ताकत दिखाई। एक बात और ये है कि ये दुनिया का अल्पसंख्यक देश भी है, क्योंकि अभी जो इसकी आबादी है, मुझे लग रहा है वो यहीं पर एक तरीके से सिमट कर रह गई है। चुटपुट कहीं और इधर उधर कुछ लोग होंगे, लेकिन और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक और बात समझ लीजिए कि इनके खिलाफ एक सेंटीमेंट रहता है हमेशा से। लेकिन कैसे इस देश ने अमेरिका के साथ मिलकर खाड़ी देश के 8 मुल्कों को मना लिया और वहां उनकी जमीन का इस्तेमाल कर एक कट्टर विचारधारा का आरोप जिस मुल्क पर, जहां के प्रमुखों पर लगता रहा है, उसको टारगेट कर दिया। ये एक तरीके से के सिन्हा सर, आप क्या कहेंगे इसको कि ये इजराइल ने एक बार फिर से साबित किया है कि छोटा होने के बावजूद, कम आबादी और दुनिया का अल्पसंख्यक आबादी होने के बावजूद कहीं से वो कम नहीं है, उसको कम करके नहीं आंका जा सकता है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप हो, अगर आप दुश्मन हैं तो ढूंढकर मारना जानता है। देखिए, जो इजराइल है उसका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट उसके ऊपर में है, उसकी वजूद के ऊपर में हरदम एक तलवार लटकी होती है। जिस तरह से पूरे ये केवल ऐसा नहीं है कि ईरान किया है, क्या मिडिल ईस्ट में हुआ है, जिस तरह से रूस को पूरी दुनिया में सिमटा करके केवल इजराइल में अब बच गई है और एक भाई छोटे स्ट्रिप में है।
तो 1 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर में उनका एग्जिस्टेंस थ्रेट है, इसलिए वो इतने आपको दिखाई देते हैं कि रिजॉल्व इतना ज्यादा है। क्योंकि यदि कोई कहता है डेथ टू इजराइल, और कौन, ईरान से ही खबर आती है ना, ईरान के कट्टरवादी लोग जो हैं इस बात को डेथ टू इजराइल बोलते हैं जी। इजराइल एंड ईरान सबसे अच्छे मित्र होते थे 1979 के पहले, सबसे अच्छे मित्र, और उनके अंदर में इतनी बड़ी डिवाइड आ गई कि उसको डेथ टू इजराइल, अमेरिका से भी इसको था। तो ये नहीं कि साफ ईरान जब थे, जो साफ पहलवी उनके बेटे हैं क्राउन प्रिंस को लाना चाहते हैं, कि कोई ऐसा अच्छा था, पर हाँ उनके रास्ते पे चलते थे। जो आप बात कर रहे हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को जानने के लिए, देखिए ईरान को जो उनकी आज आपको रोक रहा हूं सिन्हा सर, आपको रोक रहा हूं, फिर से आप कंटिन्यू कीजिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के तेल अवीव में बड़े हमले की खबर है। ईरान ने तेल अवीव में 6 और धमाके कर दिए हैं। सर कंटिन्यू कीजिए आप सिन्हा सर। देखिए ईरान के ऊपर में भी आपने देखे होंगे, जून में भी काफी हमले आए थे इजराइल के ऊपर में, और इजराइल ने उसको सस्टेन किया था, ठीक है, और कुछ को मार गिराते हैं, कुछ को वो तो उनके नुकसान होते हैं। जो बड़ी बात है जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईरान के अंदर में लोगों का जब सबसे बड़ा डिवाइड है, क्योंकि IRGC मोर लेस इज ओवर। आज IRGC के अंदर में बहुत बड़ा डिवाइड आ चुका है, और सबसे बड़ा जो उनके ऊपर फिंगर उठ रही है वो कुड फोर्सेस, जो बाहर की फॉरेन पॉलिसी को देखती है, जो इस्माइल वो उनके ऊपर के उनके जो ब्रिगेडियर जनरल है उनके ऊपर में उनके ऊपर में आ रहा है कि ये इंफॉर्मेशन देते हैं। ये उनके अंदर IRGC भी कंप्रोमाइज है और वहां की जनता कंप्रोमाइज है। दे डोंट वांट दिस रिजीम टू बी देयर, बट सबसे बड़ा सवाल है कि उनके ऊपर भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है जी। आज जो शिया कम्युनिटी है, क्योंकि उनको यह लगता है हमारी वजूद भी खत्म हो जाएगी जी। अरब वर्ल्ड, मुझे लगता है कि दुनिया का इतने ज्यादा हावी हो जाएंगे। शिया बहुल मुल्क है ईरान, और इसीलिए कहा यह भी जाता रहा है कि जो सुन्नी बहुल मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्क हैं, उनसे बहुत अच्छे, बहुत प्रगाढ़ संबंध कभी ईरान के नहीं रहे हैं। पीके श्रीवास्तव सर, क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल बात सही है। और जैसा कि सिन्हा साहब ने बताया कि इजराइल और ईरान का 1979 से पहले बहुत अच्छा संबंध था, और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ में ईरान को इजराइल ने सपोर्ट किया था जो उनके पास है। ये सारा जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद से जो नई व्यवस्था आई, उसके बाद से हर चीज़ बिगड़ती गई, और ये बात अब सामने खुल के आती है पूरे विश्व पटल पे कि अगर कट्टरवाद रहेगा तो वो देश सस्टेन नहीं करेगा। चाहे वो पाकिस्तान के साथ भी यही एक धारणा है। इसी वजह से पाकिस्तान भी देखिए अब भीख के कटोरे लेके इधर उधर घूमता है, कुछ पैसे मिल जाते हैं। और पाकिस्तान में कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो गया है कि इस्टेब्लिशमेंट को US को सपोर्ट करना पड़ता है हर तरीके से, और वहाँ की जनता अपने इस्लामिक ब्रदरहुड को जब सामने लाती है तो वहाँ की एम्बेसी पर, अमेरिकन एम्बेसी पर ऐसा अटैक होता है। तो ये जो कट्टरवाद है, एक बात सामने निकल के आ रही, कट्टरवाद का के जरिए आप शासन हमेशा चला नहीं सकते, उसको अंत ही करना पड़ेगा। एक अवधि में आप सिमट कर रह जाएंगे, एक अवधि में मतलब एक चैप्टर खुलेगा लेकिन उस चैप्टर का अंत होना तय है, और वो चैप्टर इसी तरीके से खत्म होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बताते, खामनेई की मौत के बाद कराची में भारी बवाल मच गया। कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट में भीषण आगजनी की गई, प्रदर्शनकारी अमेरिकी कॉन्सुलेट में घुस गए। कराची में हमले में 15 लोगों की मौत की खबर हो गई है। तो 15, अब से कुछ देर पहले हमने बताया था कि 8 लोगों की मौत हुई है, लेकिन 7 और लोगों की मौत हो गई है, यानी कि कुल मिलाकर मरने वालों की जो तादाद है वो 15 हो गई। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं, और आप सोचिए कि ये अंदर घुस गए। पाकिस्तान क्या ही देश है कि अमेरिका, वैसे मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर में जितने देशों में मैं गया हूं सर, और वहां पर अमेरिकी कॉन्सुलेट हो या अमेरिकी एम्बेसी हो, वो सबसे ज्यादा मुझे सुरक्षित नजर आए, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वहां पर नजर आई है। और पाकिस्तान में कुछ नहीं है। पाकिस्तान में जैसे आतंकी अड्डे हैं, वहां पर घुसकर आप चले जाइए, वहां पर बम उठा लीजिए और फेंक दीजिए, वैसे यहां पर लोग समझ रहे हैं कि कॉन्सुलेट में घुस जाएंगे। भाई कल ये ईरानी इनको लात मार देगा, जिस ईरान को ये ब्रदरहुड बता रहे हैं। और
अमेरिका से सोचिए कि अमेरिका ने कल तय कर लिया कि भाई तुम्हारा हाल भी कर देंगे, तो ईरान से निपटने में अमेरिका को हो सकता है कि 5 साल 7 साल 6 साल लग जाए, क्योंकि बहुत आप कह सकते हैं कि शक्ति के मामले में अगर देखें तो ईरान इतना भी कमजोर नहीं है। लेकिन ये जो मुल्क है पाकिस्तान, इसकी नीयत और इसकी नियति दोनों ही खराब है। मतलब कुदरत ने भी इसको नवाजा है कि भाई तुमको पैदा तो किया है, लेकिन तुमको ऐसा रखेंगे कि तुमने जो बोया है वो तुम काटते रहना जीवन भर। इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, इसके हुक्मरानों का कुछ नहीं हो सकता, इसकी जनता भी अब उन्हीं के लक्ष्यों कदम पर क्या चलने लग गई है। ये जो लोग हैं सर कौन हो सकते हैं? देखिए जानकारी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गेस करते हैं कि ये जो लोग हैं जो घुस गए कॉन्सुलेट में, इनको मुझे लगता है कि पता ही नहीं होगा कि ये कॉन्सुलेट होता क्या है, इनको पता ही नहीं होगा कि एम्बेसी होती क्या है। नहीं, इनको ये जरूर पता है कि ये अमेरिकन इंटरेस्ट है, ये अमेरिकन एम्बेसी है, और ये इस वक्त अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं। एक बात और है, इससे ट्रंप को भी ये संदेश मिलता है कि ट्रंप जो है अपने फेवरेट फील्ड मार्शल और फेवरेट प्राइम मिनिस्टर की जो बात करते हैं, उनको भी एक संदेश मिलता है कि पाकिस्तान इज नॉट ए रिलायबल एलाई, क्योंकि उनका इंटरेस्ट उसमें था रेयर अर्थ को लेकर के। जो आपने उस चित्र देखे थे कि फील्ड मार्शल जाके उनको दिखा रहे थे कि हमारे पास ये है, आप यहाँ से ले सकते हैं, दामाद साहब को भेजा था। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है, अंगना में पधारो वहां पर गाना चल रहा था, जो क्रिप्टो करेंसी का मामला था, अब इनको समझ में आएगा कि पाकिस्तान स्टेबल नहीं है और ये लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक मिनट में रोक रहा हूँ सर। ये देखिए, ये तस्वीर है खामनेई की मौत के बाद कराची में इतना बवाल हो गया है, और कराची में ये प्रदर्शन के दौरान 15 लोगों की मौत हो गई है, इतनी वहाँ पर आगजनी हो गई है, इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका को वहाँ से बोरिया बिस्तरा समेट कर जाना ना पड़ जाए। अब कुछ ही देर में कहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए और कहें कि वो जो हिस्सा है ना जहाँ से ये लोग आए थे उसको ज़रा नक्शे से हटा दो। ये हो सकता है भाई, वो उसी माइंड सेट के आदमी हैं सर, और ये डोनाल्ड ट्रंप जो हैं। जवानों आगे आ जाओ, भाग रहे हैं, आ जाओ, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू बुला नहीं यार। शकील भाई आगे से क्या चीज जलाई है? पानी का ड्रम, वो नहीं था चौकी वाला पानी का दे दी। इमरान तो ये तस्वीरें इस वक्त कराची से आपके टीवी स्क्रीन पर। जबरदस्त बवाल, 15 की मौत हो चुकी है। गुस्सा इस वक्त देखने को मिल रहा है हजारों हजार की तादाद में। वो शिया मुसलमान जो कि खामनेई की मौत के बाद आक्रोशित हैं, और अब ये प्रदर्शन की तस्वीरें तो सामने आ रही है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिकी कॉन्सुलेट पर निशाना बनाया गया। निशाना साधते हुए प्रदर्शनकारी दाखिल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप देखिए इन तस्वीरों में किस तरीके से पुलिस प्रशासनिक महकमा मोर्चा संभालते हुए आंसू गैस के गोले दागते हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार ये जो जंग की आग है जो कि अपनी चपेट में कई मुल्कों को लेती हुई वो किस तरफ बढ़ेगी। अमेरिका को लेकर के कई जगहों पर इस तरीके का आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि शियाओं के सबसे बड़े धार्मिक नेता के तौर पर अयातुल्ला अली खामेनेई की पहचान रही है, और उन पर हमला करने के बाद एक तरफ अमेरिका जो कि कह रहा है कि हमने सबसे क्रूर शासक को मार गिराया,
दूसरी तरफ वो तमाम शिया मुसलमान जो कि इसके विरोध में इस वक्त सड़कों पर उतर रहे हैं। प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। पाकिस्तान की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार महाकवरेज टाइम्स नाउ भारत पर जारी है हर एक तस्वीर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अयातुल्लाह की मौत का बदला लेगा ईरान। जामखरन मस्जिद पर फहराया रेड फ्लैग। खून के बदले खून का प्रतीक है ये झंडा।